तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। उसके बाद जो पीएम मोदी ने वहां बयान दिया उससे पूरी दुनिया हैरान। सीधा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर किया हमला और यूक्रेन युद्ध पर दिया बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू में बड़ी आतंकी घटना टली। 2 IED टाइमर और 4 डेटोनेटर बम के साथ पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ नाकाम। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के ग्वादर में रैली की। CPEC परियोजना को रोकने की दी धमकी, जिससे चीन को होगा नुकसान। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि इंसानों की संख्या 8 अरब के पार, सिर्फ 48 साल में डबल हो गई संख्या। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। बोले अब हमको जागना होगा। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का कद बढ़ा है वो हर जगह पर देखने को मिल रहा है। और अब G20 समिट में जब बाली पहुंचे पीएम मोदी तो जोर शोर से प्रधानमंत्री मोदी का वहां स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे और 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। और इंडोनेशिया में पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर्षोल्लास से स्वागत किया। और इसी के बाद पीएम मोदी ने दे दिया एक ऐसा बयान जिसमें संयुक्त राष्ट्र को सीधा सीधा घेर दिया। और इस आक्रामक रुख को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारत आज आक्रामक रुख अपना दिखाता है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, चाहे वो चीन हो या फिर यूक्रेन रूस में का मामला हो या फिर अमेरिका का मामला हो। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। जैसे कि पहले से ही पूरे विश्व की निगाहें भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी थी और सबको उसकी उम्मीद थी प्रधानमंत्री कुछ न कुछ बड़ा बयान जरूर देंगे, और ऐसा हुआ भी। पीएम मोदी ने अपने उसी अंदाज में यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीतिक रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली सदी में द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था। उसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने का प्रयास किया। अब बारी हमारी है। बेहद आक्रामक अंदाज में दिख रहे पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लेकर कोविड महामारी और यूक्रेन समस्या के चलते विश्व भर में बर्बाद हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं और खाद्य ऊर्जा संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र को भी सीधा निशाने पर ले लिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत विश्व नेताओं को नमस्कार के संबोधन के साथ की। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का कद बढ़ गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू में बड़ी आतंकी घटना टाल दी गई है। 2 IED टाइमर और 4 डेटोनेटर बम के साथ पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को कर दिया गया नाकाम। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से जम्मू में बड़ी आतंकी घटना टल गई है। देर रात फलैन मंडल पर सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ हुई थी और इस ड्रोन में 2 टाइमर लगे IED और 4 डेटोनेटर बम मिले हैं। हालांकि इन बमों को नष्ट कर दिया गया है और सुरक्षा बलों का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के बाद से सीमा पर चौकसी और बढ़ गई है और पड़ोसी देश से होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। अधिकारी ने बताया कि सोमवार देर रात जम्मू जिले के फलैन मंडल के सीमावर्ती क्षेत्र में एक पुलिस चौकी के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए 2 टाइमर फिटेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस पाए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के ग्वादर में की रैली। CPEC परियोजना को रोकने की दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने रविवार को एक विरोध रैली निकाली और धमकी दी कि अगर ग्वादर में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने और अनावश्यक चौकियों को खत्म करने समेत कई अन्य विवादों की मांग पूरी नहीं की गई तो वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को तोड़ देंगे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन में सैकड़ों बच्चे भी शामिल हुए और ग्वादर जिले के तुरबत, पसनी और अन्य इलाकों में प्रदर्शन करते हुए वो ग्वादर पहुंचे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंसानों की संख्या 8 अरब के पार, सिर्फ 48 साल में डबल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया की आबादी बढ़कर 8 अरब हो गई है। विश्व में मानव का इतना बड़ा परिवार हो गया है कि आने वाले सालों में
खाद्यान्न समेत तमाम जरूरतों की किल्लत भी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी सदी में एक दौर ऐसा भी आएगा जब आबादी की ग्रोथ स्थिर हो जाएगी और फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी। लेकिन बीते 48 सालों में आबादी में जो इजाफा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दुनिया की आबादी 1974 में 4 अरब ही थी, जो अब 8 अरब के पार हो गई है। 1950 में तो दुनिया की आबादी महज 2.5 अरब ही थी। और यही नहीं, 2086 ऐसा साल होगा जब इस दुनिया में 10.6 अरब के पार इंसानों की आबादी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान, बोले अब हमको जागना होगा। जी दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे यानी कि जिहाद के मुद्दे पर इशारों में बयान दिया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों में कहा कि हमारे भोलेपन का लाभ उठाकर ठगने वाले लोगों से सावधान रहना है। ठगने वाले बहुत लोग हैं। भागवत ने धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल किए बिना कहा कि हमको जागना होगा, अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना, हमें अपने संस्कारों और देवी देवताओं को नहीं भूलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार को जनजातियों के गौरव को भारत का गौरव बताया और इस बात पर जोर दिया कि देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों को जनजातियों को समझना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भागवत का यह बयान तब आया जब राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन में धर्मांतरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विकास के नाम पर अरबों डॉलर के कर्ज में डूबा पाकिस्तान, सरकार कर रही अपनों की अनदेखी तो निगलने को तैयार है पाकिस्तान को चीन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के बीच वर्षों से जारी गठबंधन भारत के लिए परेशानी का सबब रहा है और चीन की पाकिस्तान में चलाई गई विभिन्न परियोजनाएं जिसमें सीपैक, सिल्क कॉरिडोर, ग्वादर प्रोजेक्ट समेत दूसरे क्षेत्रों में ढांचागत निवेश शामिल हैं। इस पर भारत हमेशा अपना विरोध जताता रहा है और इनका विरोध केवल भारत ही नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी इन परियोजनाओं को लेकर समय समय पर सड़कों पर उतर चुके हैं। और चीन की इन परियोजना के चलते पाकिस्तान पर करीब 6 खरब रुपए का विदेशी कर्जा है और ये आंकड़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर चीन के चंगुल में फंस चुका है पाकिस्तान, अपने लोगों की अनदेखी कर रहा है। जो पाकिस्तानी सड़क पर उतर रहे चीन के खिलाफ उसकी अनदेखी कर रहा है और एक तरीके से देश बेचने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरबीआई ने 9 बड़े सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना और इस वजह से कर दी ये बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 9 सहकारी बैंकों पर करीब 12 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी अलग अलग विज्ञप्तियों में कहा कि 9 सहकारी बैंक पर 11.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हम सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलने जा रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम गुजरात की जनता की उम्मीदों पर हमेशा खड़े उतरे हैं और यहाँ कानून व्यवस्था की अभेद्य दीवार खड़ी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात ने कभी भी तीसरी पार्टी के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं किया है। गुजरात बीजेपी एकजुट है और कोई मनमुटाव नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम मजबूत सरकार देकर एक सुरक्षित, सुविकसित, सुसंस्कृत और शिक्षित गुजरात बनाना चाहते हैं, जो हम सालों से कर भी रहे हैं। अमित शाह ने रेवड़ी पॉलिटिक्स और बीजेपी के चुनावी वादों के बीच का फर्क बताते हुए कहा कि वोट के लिए रेवड़ी बांटना और किसी का जीवन स्तर उठाने के लिए एक बार मदद देना अलग बात है। उन्होंने कहा कि घर, बिजली, शौचालय, गैस देना रेवड़ी बांटना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेड लाइन पार ना करे ताइवान पर शी जिनपिंग ने बाइडेन को हड़काया तो बाइडेन ने भी दिया सख्त जवाब। जी हाँ दोस्तों, G20 सम्मेलन के लिए बाली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 3 घंटे तक चर्चा की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद चीन और अमेरिका के संबंधों में भी बदलाव नजर आएगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही तरफ से ताइवान को लेकर सख्त टिप्पणियां की गई हैं। जो बाइडेन ने जिनपिंग से कहा कि ताइवान पर हमले की कार्रवाई से शांति भंग हुई है। वहीं जिनपिंग ने भी कहा कि अमेरिका ताइवान के मामले पर रेड लाइन पार ना करे। दोनों ही देशों के पास विकास करने और स्पर्धा करने का
का बड़ा स्कोप है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खाद्यान्न का संकट हुआ तो नहीं संभाल पाओगे, यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने दुनिया को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर शांति का संदेश उन्होंने दिया और कहा कि मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि हमें सीज फायर और डिप्लोमेसी के रास्ते पर बढ़ते हुए यूक्रेन का हल निकालना होगा। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है कि शांति, सद्भाव और सुरक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाए जाएं और भरोसा है कि अगले साल जब हम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती पर मिलेंगे तो दुनिया को शांति का संदेश देने में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में खाद्यान्न का संकट पैदा हो रहा है और सप्लाई चेन भी कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि हमने देश में खाद्य सुरक्षा के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया है और इसके अलावा पारंपरिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और मिलेट्स के जरिए ये संभव होगा और इससे दुनिया में कुपोषण एवं भूख से निपटा जा सकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का सख्त पैगाम, रक्षा मंत्री ने किया अपने मास्टर प्लान का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारत आज की तारीख में सामरिक मोर्चे पर बेहद ही संवेदनशील परिस्थिति से गुजर रहा है, जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीमा रेखा का उल्लंघन किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से भारत पर विस्तारवादी नीतियों को थोपने की कोशिश की जाती है और इस बीच भारत को दोनों ही मोर्चों पर चुनौतियों से जूझना पड़ता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन दोनों ही मोर्चों पर पनपी जा रही चुनौतियों का सामना किया जा सके। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने इन्हीं मुद्दों पर जोर देते हुए अपनी राय व्यक्त की है और उन्होंने यहां पर सीधे एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग की तैयारी के लिए न केवल वित्तीय तैयारी जरूरी है बल्कि हमें समय रहते त्वरित फैसले भी लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जंग के लिए तैयार रहने होगा, समय रहते जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि निर्णय लेने में देरी की वजह से समय के साथ साथ संसाधन की भी क्षति होती है और उन्होंने आगे कहा कि जब समय पर वह त्वरित फैसले लेते हैं तो हम युद्ध के मोर्चे पर संबल होते हैं। और इस बीच रक्षा मंत्री ने अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए कई तथ्यों का भी हवाला दिया। जी हाँ दोस्तों, तो अब चीन और पाकिस्तान से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारत और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने त्वरित फैसले लेने पर जोर देने की भी बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की हार पर कश्मीरी छात्रों ने किया था हंगामा, बिहारी स्टूडेंट ने किया विरोध जिसके बाद हुई वहां पर पत्थरबाजी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के छात्रों का एक ग्रुप रविवार शाम को पंजाब के मोगा जिले के गल कला गांव में लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के परिसर में बिहार और अन्य राज्यों के छात्रों के साथ कथित तौर पर भिड़ गए और इस घटना में दोनों पक्षों के कुछ छात्र घायल हुए हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद हंगामा शुरू हुआ तो बिहारी स्टूडेंट्स को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वहां पर उसका विरोध किया तो पत्थरबाजी हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूक्रेन के शहर खेर्सोन में फिर गूंजा राष्ट्रगान, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के शहर खेर्सोन से रूसी सैनिकों की हुई वापसी को यूक्रेन की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और यहां से रूस की वापसी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पहली बार इस शहर में कदम रखा है और शहर की मुख्य प्रशासनिक इमारत पर झंडा भी फहराया है। उन्होंने यहां मौजूद अन्य लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रगान भी गाया और यूक्रेन की तरफ से इस मौके की कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अपना बयान दे चुके हैं और सख्त लहजे में कह चुके हैं कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है और इसका असर अब देखने को मिल रहा है और शांति की तरफ बढ़ रहे हैं ये दोनों देश। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत ने विश्व गुरु बनने के अपने दावेदारी को और किया मजबूत, बिहार में बना रिकॉर्ड, ऐतिहासिक पूजा मिट्टी और गंगा जल से एक दिन में तैयार किए गए 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग और विश्व कल्याण का संकल्प लेकर यह रिकॉर्ड तोड़ पूजा किया है बिहार के सौराठ सभागाछी में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार का सौराठ सभागाछी इस वक्त सुर्खियों में है और यहाँ पर मिट्टी के अंदर गंगा जल और पंचगव्य मिलाकर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों को तैयार किया गया और जैसे शिवलिंग तैयार होते गए उनकी पूजा की गई और बाद में महामस्तक अभिषेक और आरती भी हुई। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मधुबनी में भगवान शिव की ऐतिहासिक पूजा का आयोजन हुआ है। सौराठ सभागाछी परिसर में हजारों शिव भक्तों ने एक दिन के अंदर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लिया और उसकी पूजा की गई। श्री श्री 1008 पार्थिव लिंग पूजा समिति के तत्वावधान में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन में 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी और इस ऐतिहासिक आयोजन में
हिस्सा लिया गया। और दोस्तों भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें आपको बता दें कि आज भी विश्व कल्याण के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं और विश्व कल्याण के लिए बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है मधुबनी के सौराठ सभागाछी में इस समिति ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करके ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तनाव के बीच G20 सम्मेलन में शी और बाइडेन की बैठक शुरू। कहा अपने मतभेदों पर काबू पा सकते हैं अमेरिका और चीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को आमने सामने उन्होंने बैठक की और ये बैठक दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ते आर्थिक और सुरक्षा तनाव के बीच हो रहा है। और इंडोनेशिया के एक लग्जरी रिसोर्ट होटल में मुलाकात के दौरान शी और बाइडेन ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हाथ मिलाया। दोनों नेता यहां G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे और तनाव के बीच दोनों नेताओं के बीच आर्थिक व सुरक्षा मुद्दों पर बैठक शुरू हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल के बाद अब गुजरात विधानसभा चुनाव में भी माहौल बनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात इलेक्शन 2022 में स्टार कैंपेनर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी लगातार दूसरी बार संभालने वाले योगी आदित्यनाथ बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के चुनाव में भी प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। गुजरात में 2 चरण 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कार्य के मोर्चों की अगली पंक्ति में रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान ने पाकिस्तान सेना पर फिर साधा निशाना, स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर सेना पर निशाना साधा है और स्वतंत्र संस्थाओं को अतीत में कमजोर करने तथा राजनीतिक वंशवादियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। और इसी के साथ इमरान खान के अप्रैल में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद पिछले कुछ महीने से सेना से उनकी तकरार जारी है। खान ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर उसी तरह से उनकी हत्या करने की साजिश में शामिल थे जिस तरह की एक घटना में 2011 में पंजाब के पूर्व गवर्नर की हत्या की गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अक्टूबर में सस्ती हुई खाने पीने की चीजें, 19 महीने में सबसे कम रही थोक महंगाई दर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश के लोगों के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर है। पिछले महीने थोक महंगाई दर में गिरावट देखी गई है और सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन यानी थोक महंगाई दर घटकर सिंगल डिजिट में यानी कि 8.39% आ गई और ये बीते 19 महीने का सबसे निचला स्तर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी, उत्तर भारत में लुढ़केगा पारा और कई इलाकों में है बारिश का अलर्ट। जी दोस्तों, देश भर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज सर्द हो चला है। रात और सुबह हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हर तरफ ताजा हिमपात के बाद बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढके नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है और इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्रिप्टो करेंसी में गिरावट से पूरी दुनिया में हाहाकार, लेकिन भारत पर कोई असर नहीं। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स और जेब पे का काम जारी है। सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के साथ केंद्रीय बैंक के सतर्क रुख की वजह से भारत में क्रिप्टो का बड़ा बाजार नहीं खड़ा हो सका। अगर भारतीय संस्थाएं क्रिप्टो में शामिल हो गई होती तो देश में कई लोगों के पैसे डूब जाते। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो में इस वक्त कई लोगों के पूरे दुनिया में पैसे डूबे हैं और क्रिप्टो की दुनिया में जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि भारत ने समय पर सही फैसले लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुरंत लाइन पर चली गोलियां, तालिबान की फायरिंग में पाकिस्तानी सैनिक ढेर। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान सदियों से सांप पालते आ रहा है और उन आतंकी सांपों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि जिस सांप को पाकिस्तान ने दूध पिलाया है वही सांप अब पाकिस्तान को डस रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग को बंद करना पड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने
रविवार को बताया कि गोलीबारी के कारण दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में चमन सीमा बिंदु देश के पर्वतीय उत्तर पश्चिम में तोरखम के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा बिंदु है। तो दोस्तों दोनों देशों के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है उसको बंद कर दिया गया है यहाँ पर। और आपको बता दें कि इससे बड़ा नुकसान होने वाला है चीन और पाकिस्तान दोनों को ही। और इतना ही नहीं, जो हरकत पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पर दोहराता है उसी हरकत से पाकिस्तान को परेशान कर दिया है तालिबान ने। और तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब भारत की सेना अमेरिका और चीन को देगी टक्कर, पीएम मोदी के इस प्लान से नहीं बच पाएंगे दुश्मन। जी हां दोस्तों, सेना की मजबूती बढ़ी है। अगर आपको भी देश के सैनिक पर पूरा गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारतीय सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। अभी सक्रिय सैनिकों के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। वहीं सबसे बड़ी सेनाओं में मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। मगर अब अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को और अधिक ताकतवर बनाने का प्लान बनाया है। और इसके लिए अमेरिका और चीन की ही तर्ज पर अब भारत में भी थिएटर कमान का गठन होने जा रहा है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आर्मी सूत्रों के अनुसार मार्च 2023 से पहले देश में थिएटर कमान अमल में लाई जा सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की अब खैर नहीं, मोदी सरकार बांग्लादेशियों पर हो गई है सख्त। जी हां दोस्तों, भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार सख्त हो चुकी है। और अब इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ और सीमा पर गतिविधियां प्रमुख चुनौतियां हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जिसमें से 3145 किलोमीटर पर बाड़ लगाने का काम किया जा चुका है। वहीं बाकी हिस्सों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवरोधक स्थापित करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, और इस पूरे में फेंसिंग की जाएगी, बाड़ लगाई जाएगी ताकि कोई भी घुसपैठिया सरहद के इस पार ना आ सके। और इतना ही नहीं, और जिन इलाकों में दोस्तों ये बाड़ लगाना संभव नहीं होगा वहां पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अवरोधक स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की माने तो भारत बांग्लादेश सीमा घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। दोस्तों